तो इस वक्त कर्नाटक में किस पार्टी के पास नंबर है, सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है। विश्वास मत या शक्ति परीक्षण जो है वो अब से बस 31 मिनट 40 सेकंड बाद होने वाला है और इंडिया न्यूज पर लगातार हम आपको वहां से तस्वीरें दिखा रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं। बड़ी खबर यही है कि बीजेपी अब भी दावा कर रही है कि उसके पास संख्या बल मौजूद है और ये विधानसभा के अंदर से तस्वीरें आ रही हैं। पहले यह निर्णय ले लिया गया था कि जो कार्रवाई होगी विश्वास मत की उसको लाइव दिखाया जाएगा और आज सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको कहा है कि आप लाइव दिखाइए ताकि सब कुछ ट्रांसपेरेंट रहे। येदियुरप्पा वहां बैठे हुए हैं, तमाम विधायक अंदर पहुंच चुके हैं और अब से थोड़ी देर बाद वहां पर शक्ति परीक्षण होगा और यह साफ हो जाएगा कि येदियुरप्पा का दावा सही था कि उनके पास 101% बहुमत मौजूद है या कांग्रेस और जेडीएस का यह दावा कि बीजेपी की सरकार जो है वो गिरने जा रही है। हमारे साथ तमाम मेहमान हैं। विनोद जी, आपका जो ये लंबा चौड़ा पत्रकारिता का अनुभव है वो किस तरफ इशारा कर रहा है, क्या होने जा रहा है वहां पर? इस तरह के मंजर में कई बार देखा और मुझे तो वो भी याद है 1996 में जो अटल जी की सरकार पहली बार बनी थी तब प्रमोद महाजन जी का वो फेमस वाक्य कि पेप्सी और प्रमोद का फॉर्मूला कोई नहीं जानता। तो इसके अलावा उत्तर प्रदेश में कई मंजर हो चुके हैं, तो मेरे लिए बहुत सामान्य सी बात है। लेकिन जिस तरह इस बार नंबर की जो तनातनी है, भाई एक तरफ अमित शाह जी की रणनीति, येदियुरप्पा जी का अपना कद है, केंद्र सरकार की पूरी अपनी जो है एक लोकप्रियता कहिए या अपना ताकत कहिए, दूसरी तरफ कांग्रेस और जेडीएस का मिलीजुली ताकत। कांग्रेस भी इस बार बहुत प्रोएक्टिव है, जो उसने गोवा में जो खोया था उसकी तुलना में बहुत प्रोएक्टिव है। तो बड़ा कांटा मारी का मामला है। तो मैं कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूं कि क्या स्थिति होगी। चलिए देखिए, ये आप देखिए इतने अनुभवी हैं लेकिन इनके लिए भी अभी ये तय कर पाना मुश्किल हो रहा है कि किस तरफ जो है ऊंट किस करवट बैठने वाला है। स्मिता जी, आपके हिसाब से क्या होने जा रहा है? जी देखिए, दो बातें हैं। एक तो घटनाक्रम वो है जो सदन के पटल पर होगा, एक सदन में विधानसभा में क्या होगा उसको लेकर कोई प्रिडिक्शन, उसको प्रीएम्प्ट मैं बिल्कुल नहीं करना चाहूंगी। वो सदन में जो होगा वो हम वहां पर देखेंगे। लेकिन उससे जुड़ी हुई जो राजनीति है उस पर मैं जरूर कोई ऑब्जर्वेशन दे सकती हूं। मुझे ऐसा लगता है कि अब तक संवैधानिक रूप से यदि देखा जाए, हमारे आपके जैसे जो राजनीति के ऑब्जर्वर या राजनीति के छात्र हैं, हम सबके लिए ये जरूरी है कि अब तक जो हुआ है वो बिल्कुल संवैधानिक मर्यादा के अंतर्गत हुआ है। एक विधानसभा का चुनाव हुआ, उस चुनाव में एक पार्टी जो है वो बहुमत, वो सबसे बड़ा दल बनकर उभरी, लेकिन वो बहुमत के आंकड़े से कुछ सीटें पीछे रह गई, जिसके चलते हमारी व्यवस्था में उनको सरकार बनाने। स्पीकर भी वहां पर पहुंच गए, ये तस्वीरें आ रही हैं, यानी कार्रवाई अब से बस थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। जी, बात पूरी कीजिए। जी हाँ, तो उनको बड़ा दल वो बनी, लेकिन उसको स्पष्ट बहुमत जनता ने जनादेश नहीं दिया। इसके चलते वहां के गवर्नर ने अपने विवेक से उनको न्योता दिया सरकार बनाने का। जिन लोगों को इससे विरोध था उन्होंने चुनौती देकर वो सुप्रीम कोर्ट में गए और ये मुझे लगता है कि दुनिया भर में भारत का ही सुप्रीम कोर्ट ऐसी संस्था है कि जिसने आधी रात को अपने दरवाजे खोल करके उनकी बात को सुना और आगे भी उनकी बात पर गौर किया। अब सवाल ये है कि इस समय येदियुरप्पा जी क्या कर सकते हैं, यानी फ्लो टेस्ट में क्या होगा। मेरा ये समझना है कि येदियुरप्पा जी अभी तो अपने पत्ते खोलेंगे नहीं कि उनके पास बहुमत है या नहीं, लेकिन जो भाजपा आला कमान है, जो शीर्ष नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का, आपने देखा होगा कि येदियुरप्पा जी ने न्योता दिए जाने के बाद जब अगले दिन शपथ ली तो उसमें कर्नाटक भाजपा से जुड़े जो मंत्री और नेता थे वो थे। लेकिन जिस तरह से भाजपा की एक परिपाटी है कि जब कहीं सरकार बनती है तो बहुत अच्छे से, बहुत खुलकर जश्न मनता है और टॉप लीडरशिप उत्सव, वो उसको जनता का उत्सव समझते हैं और टॉप लीडरशिप उसमें जाकर शरीक होती है, प्रधानमंत्री भी जाते हैं, अपनी बात कहती है। इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जब तक इस पर पूरी तरह से सदन का वो मुहर ना लगे तब तक भाजपा आला नेतृत्व का यही मानना है। पता था कि जिस दिन शपथ हो रही है उस दिन नंबर नहीं है। मेरा ये मानना है, शायद पहुंच जाते, मेरा ये मानना है कि हालांकि येदियुरप्पा जी ने भाजपा आला नेतृत्व से बार बार आज भी इस बात का दावा किया है कि वो अपना जनादेश साबित कर लेंगे, लेकिन मेरा ये मानना है कि शीर्ष नेतृत्व इसको लेकर बहुत स्पष्ट है कि अगर खुशी से, स्वेच्छा से लोग उनको समर्थन सदन में देते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं देते हैं तो वो इस्तीफा दे दें तो भी इसमें कोई नुकसान नहीं है। स्मिता की बात का बिल्कुल उसकी बात से सहमत हूं। एक बात, केवल एक वाक्य जोड़ना चाहूंगी। आप भाजपा नेतृत्व का ये भी समझना है कि एक बार अटल बिहारी वाजपेयी के साथ ऐसी परीक्षा पेश आई थी, एक बार पटना में नीतीश कुमार जी के साथ ऐसी परीक्षा पेश आई थी। दोनों ही मौकों पर बाद में भले ही कुछ समय के लिए सत्ता उनके हाथ से चली गई,
लेकिन बाद में वो स्पष्ट जनादेश से लौट कर लेकर के आए आए थे। इसीलिए ये साल जो कि नरेंद्र मोदी सरकार के लिए सबसे राजनीतिक रूप से क्रूशियल वर्ष है, इसमें पार्टी का ये मानना है कि स्वेच्छा से लोग मैं एक और समर्थन बड़ी करें तो खबर ठीक है। दर्शकों के लिए बता दूं, कांग्रेस के जो दो लापता विधायक थे आनंद सिंह और प्रताप गौड़ा, दोनों सदन पहुंच चुके हैं और कांग्रेस के खेमे में खुशी का माहौल है। अभी उन्हें ये उम्मीद है कि शायद ये दोनों जो है वो क्रॉस वोटिंग नहीं करेंगे। आप देखिए वहां पर तमाम जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो भी सदन के अंदर मौजूद है। इसमें क्योंकि हाउस का नंबर न कम हो जाए, हाँ। इसलिए खुशी का माहौल ठीक है। अरुण जी, आपका क्या आकलन है, क्या होने वाला है? देखिए, इसमें दो तीन चीजें हैं जो इंडिकेशंस आ रहे हैं। जो नरेंद्र मोदी, जैसे स्मिता जी ने कहा, मैं उस बात से सहमत हूं कि अटल जी की सरकार के मामले में जैसा हुआ था, लेकिन इस सरकार का मुहावरा थोड़ा सा अलग है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की राजनीति का मुहावरा थोड़ा अलग है। वो चुनाव लड़ते हैं सरकार बनाने के लिए, और जैसे हमने गोवा में भी देखा, मणिपुर में देखा, जो है मेघालय में देखा हमने, तो इसलिए वो पूरा जोर लगाएंगे। और उनके साथ एक तरीके से नैतिक रूप से एक मैंडेट भी है, क्योंकि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो है उनकी वो है। और जहां तक विधायकों के मन से अपने जो है वो करने का वोट की बात है, देखिए व्यवहारिक बात यह है कि भारतीय राजनीति में मुझे तो लगता है कि नैतिक पोस्ट डेटेड चेक हो गई है, और जो है अंतरात्मा की आवाज जो है वो सिर्फ जो है वो टीवी डिबेट्स और जो है वो बड़े टेक्स्ट बुक वाली बात हो गई। मेरे लिए जो सबसे बड़ी चिंता की बात, जो मेरी ऑब्जर्वेशन इस पूरे प्रकरण पे ये है कि जो बड़े ही हमें जिस एंटी डिफेक्शन बिल जो हम लाए थे और जो हमने उसको लॉ बनाया, वो एंटी डिफेक्शन लॉ जो है हमें पूरी तरह से सारे प्रोविजंस इनइफेक्टिव साबित होते हुए दिख रहे हैं, जैसे हमने पिछले कुछ स्टेट्स में भी देखा। तो सवाल ये है कि क्या हम फिर से वही 20-25 साल पहले वाली स्थिति में पहुंच गए हैं। और आगे थोड़ा सा दर्शकों को बता दूं, गुलाम नबी आजाद बैठे हैं, अशोक गहलोत बैठे हैं, बीजेपी के नेता बैठे हैं और आपस में चर्चा भी कर रहे हैं। वहां कोई तनातनी की स्थिति नहीं है, तनाव की स्थिति नहीं है। विधायक सब तमाम पहुंच चुके हैं। मनीष के पास चलते हैं। मनीष बेंगलुरु में ही मौजूद है, विधानसभा के ठीक बाहर। मनीष, क्या सारे जितने विधायक हैं सब इस वक्त विधानसभा के अंदर मौजूद हैं? जी, जाहिर सी बात है, जिन दो विधायक की तलाश थी सुबह से, वो अगर सदन में पहुंच गए तो आप सोच सकते हैं कि तस्वीरों में भी देखा कि चेहरे पर खुशी लौट आई थी। तो ये स्थिति अभी है, लेकिन कुल मिला के एक आधे घंटे में तस्वीर साफ होगी। मैं विनोद जी को सुन रहा था, स्मिता जी को सुन रहा था। सच ये है कि कोई भी आत्मविश्वास से ये नहीं कह रहा कि ऐसा होगा, चाहे वो कांग्रेस जेडीएस हो या बीजेपी हो। येदियुरप्पा सवेरे से अपनी विक्ट्री साइन जरूर दिखा रहे हैं, लेकिन उनके पास आंकड़ों का दमखम दिखाई नहीं दे रहा कि आखिर ये आंकड़े आएंगे कहां से। और इस अग्नि परीक्षा में, इस शक्ति परीक्षण की अग्नि परीक्षा में आधे घंटे में स्थिति फ्लोर पर, सदन के पटल पर साफ हो जाएगी कि आखिर बाजीगर कौन है। लेकिन इस बात को लेकर भी उतना ही सच है कि बीजेपी आलाकमान इन सारी बातों का पूरा जिम्मा और पूरी सारी ताकत जो है वो येदियुरप्पा को दे रखी है कि आपको ये प्रूव करना है कि ये चुनौती से आप कैसे पार पाते हैं, क्योंकि आपके चेहरे पर ये चुनाव लड़ा गया था। तो अब ये सारी चीजें आपको संभालनी है सदन में, क्योंकि आप मुख्यमंत्री भी हो चुके हैं। ठीक है मनीष, एक चीज और बताइए कि बार बार ये कहा जा रहा है कि तमाम विधायक वहां आ चुके हैं और उनसे बीजेपी के जो आलाकमान है उसका संपर्क नहीं हो पा रहा था। तो क्या अब येदियुरप्पा ये आखिरी कोशिश जो वो विश्वास मत के पहले भाषण देंगे, उसके जरिए जिस अंतरात्मा की आवाज की बात हो रही है उसको जगाने की कोशिश करेंगे? आखिरी सहारा कि शायद वहां पर जो लिंगायत कम्युनिटी के विधायक हैं या जो ऐसे लोग हैं जिनको लग रहा है कि कुमारस्वामी को सीएम पद देकर कांग्रेस ठीक नहीं कर रही, उनकी अंतरात्मा को वो जगा सकें और शायद वोटिंग में कुछ फर्क पड़ जाए? मुझे नहीं लगता सुशांत की ऐन वक्त पर, ऐन मौके पर अंतरात्मा की आवाज के तहत एक बहुत बड़ा जो चंक है, जो 5-7 विधायकों का, वो इनकी तरफ आ जाएगा। मुझे ऐसा आता दिख नहीं रहा, क्योंकि साफ बात यह है कि कुंबे को इंटैक्ट रखने की जो जिम्मेदारी सिद्धरामैया निभाई है, उसके तहत सुबह से जो यह माहौल दिख रहा था, बस में सब एक साथ आ रहे जा रहे, सदन के अंदर भी भीतर भी सब एक साथ, और उसके बाद जो बीच में एक लंच ब्रेक हुआ था उसमें भी जो सब एक साथ मूव कर रहे थे, इस विधानसभा के परिसर और प्रांगण से कोई बाहर नहीं गया। तो इससे ये साफ दिखाई देता है कि अंतरात्मा की आवाज अब इस ऐन वक्त पर मुझे नहीं दिखता कि वो बीजेपी के पक्ष मुझे में बताइए, जाएगी। जो अंतरात्मा की आवाज का बार बार जिक्र हो रहा है, ये आवाज किस बात पे जगाने की कोशिश? हाँ, अच्छी लगी।
मुझे सबसे अच्छा ये लग रहा है कि गुलाम नबी आजाद, अशोक गहलोत, आपको अनंत मैंने कुमार दिखाया अभी, हाँ। सब ये भारतीय राजनीति और लोकतंत्र की एक बड़ी अच्छी विशेषता सही है बात। कि खेमे एक दूसरे में तलवारें खिंची हुई है, राजनीतिक तलवारें, लेकिन साथ बैठ के हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, बतिया रहे हैं। ये हमारे देश की जो है, कम से कम इसका एक जिक्र जरूर करना सर, मैं चाहिए। तो कई बार लोगों को बताता हूं कि टेलीविजन डिबेट में जब दो प्रवक्ता बहुत जोर शोर से लड़ते हैं और ब्रेक होते ही एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं तो वो दर्शकों तक नहीं पहुंचता। तो दर्शक जो है वो अपनी खेमेबाजी में बहुत अग्रेसिव हो जाते हैं एक दूसरे को लेके, लेकिन नेता ऐसा नहीं करते। और उसकी एक और बानगी आप देखिए कि वहां कांग्रेस के नेता भी बैठे हैं गैलरी में, सदानंद गौड़ा और अनंत कुमार बीजेपी के, और अशोक गहलोत और गुलाम नबी आजाद सब बैठे वहां पर और आपस में आराम से बात कर रहे हैं। उनके अंदर कोई तनाव नहीं है कि सरकार गिर जाएगी तो क्या होगा। नवीन जी, लेकिन हमारी लड़ाई ना वैचारिक लड़ाई है, राजनीतिक लड़ाई है, यही अच्छी बात है ना। और ये अगर मान लीजिए देश की जनता एक समय में पूरे मंडल, हमारी 2 ही सीटें थी, आपको याद होगा, कांग्रेस को जिताया था वही तो देश की जनता है, 84, जिसने भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत दिया। आदमी वही है, क्योंकि वो समझते हैं किसकी नीति, किसकी नीयत और किसकी छवि साफ है, कौन चलाना चाहता है देश को। मुझे बताइए सर, 20 मिनट 52 सेकंड पहले बीजेपी अंतरात्मा की आवाज पर कितना निर्भर कर रही है? देखिए, या नंबर आ गया? नहीं, नंबर देखिए, नंबर हमने पहले भी कहा, आज भी कह रहे हैं, वही बात कह रहे हैं। बीजेपी ने ना कोई खरीद फरोख्त की है, ना किसी को डराया धमकाया, जिस प्रकार बहुत सारे एलिगेशन लगाए जाए। हमारा कहना है कि आप एलिगेशन जितने मर्जी लगाएं, क्योंकि उसके बाद दूसरा काम नहीं है। कांग्रेस और या विपक्षी दलों के पास यही तो काम है, वो जितने मर्जी एलिगेशन लगाए, लेकिन स्वच्छ तरीके से जो इस समय सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को स्थायी सरकार देने के लिए समर्थन दे सकता है, उनको आगे आना चाहिए और समर्थन दे, ऐसा ही है। और जो देगा वो सामने नजर आ जाएगा। देखिए, नवीन जी की मैं एक बात कहता हूँ, नवीन जी की जो अभी स्टेटमेंट है, इन्होंने वाक्य बोला कि जितने चाहे इल्जाम लगाएं, अब ये इनकी बोली ऐसी है कि ये इनडिफेंसिबल है। इतनी स्टिंग आ चुके हैं, इतने वीडियो आ चुके हैं रिश्वत के, कि सबको मालूम है कि कितनी ऑफर हुई एमएलएस को, कितनी ऑफर हुई, लेकिन सारे रिजेक्ट हो गए। अब बैठे क्योंकि नंबर पूरे हो नहीं पाए तो मायूस बैठे। अभी और 1 घंटे में मालूम पड़ा बचे थोड़ा तो इंतजार कीजिए। अब सर देखिए, अगर आप ये कहते हैं कि अगर हम मायूस निकलेंगे वहां से, हम समझते हैं कि ये साबित नहीं कर पाएंगे, और अगर 104 से 8 या 7 एमएलए जोड़ लेंगे तो अच्छी बात नहीं होगी। खान साहब, तरीकों से खान साहब, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। आपने अभी कहा कि इन्होंने बहुत कोशिश की, लाख कोशिश की, लेकिन कांग्रेस का एक भी विधायक या जेडीएस का एक भी विधायक इनके साथ नहीं गया, बिका नहीं या इधर उधर नहीं हुआ। ठीक, ये आप मान रहे हैं? अब अगर येदियुरप्पा इस वक्त बहुमत साबित कर देंगे तो आप उन पर आरोप नहीं लगाएंगे कि इन्होंने खरीद फरोख्त करके ये मामला सेट किया और ये अंतरात्मा की आवाज होगी जिनको विधायकों ने सुना? देखिए, मैं कोई अंतर्यामी अब दोनों नहीं हो सकता ना सर। भाई, हमारी तो यही मालूमात है, यही कह सकता हूं मैं तो कि कोई नहीं गया। अगर होता तो बात ही अलग होती, लेकिन आप मुझे इस बात का भी जवाब दें, पूरा देश देख रहा है इस बात को, कि अगर किसी पार्टी के पास 8 विधायक, सर मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं, तो 8 विधायक, प्रताप गौड़ा और आनंद सिंह दोनों इस वक्त शपथ ले रहे हैं। दोनों विधायक वो हैं जो सुबह से नदारद थे, गायब थे, उन्हें पुलिस ढूंढकर लाई और दोनों को शपथ अब दिलाई जा रही है, ताकि जब सबका शपथ ग्रहण पूरा हो चुका है तो विश्वास मत या शक्ति परीक्षण जो है वो हो सके। जी सर, अपनी बात कहिए। मैं सर ये अर्ज कर रहा था कि अगर 104 विधायक भाजपा को मिले हैं और वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी है, उनके पास 8 विधायक या मान लीजिए 7 विधायक, जो भी नंबर है, 8 विधायक शॉर्ट हैं। अब जो बचे 8 विधायक हैं, जैसा अग्निहोत्री साहब कह रहे थे कि अंतरात्मा की आवाज सुनेंगे, भाजपा ने कहा है। मैंने नहीं कहा, आपने, भाजपा ने कहा है, आपने उनकी बात मैंने किसी पक्ष में कोई बयान पक्ष में नहीं दिया, आपने उनकी बात को रिटीरेट किया, मतलब आपने कहा ये कहते हैं, आपने नहीं, इनका स्टेटमेंट हमारे को मालूम, इनका मानना है कि अंतरात्मा की आवाज पे वोट मतदान करेंगे। तो मेरा ये मानना है कि भाई, अरुण जी ने कहा कि अंतरात्मा जो है और नैतिकता की बात जो करना, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं ना, मेरा ये मानना है कि 8 विधायक, अगर ये सरकार बनेगी येदियुरप्पा जी की, तो ये चोरी सी बनी हुई सरकार होगी और ये भ्रष्ट सरकार। एक मिनट नवीन जी, मैं देखिए इनको यही आज कहना चाहता हूं, बड़ा ये रॉकेट साइंस नहीं है सर। 117 104 से बड़ा है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। खान साहब देखिए, चित भी मेरी, पट भी मेरी, सिक्का भी मेरा, ये नहीं हो सकता। अभी आप कह रहे हैं हमारा कोई विधायक, सवाल है, एक मिनट ये जो आपका सवाल है, मेरी बात ये आप सवाल मुझसे जब पूछना जब रिजल्ट आ जाए। मैं ये अभी आप मेरी बात रिकॉर्ड कर लीजिए। सुप्रीम कोर्ट में आपसे ये सवाल इसलिए अभी हमें मत बताइए, सुप्रीम कोर्ट मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ, देखिए अभी आपने कहा, सर मैं लोकतंत्र की हत्या एक मिनट नवीन जी, आप कहते हैं कि वो ठीक है। नवीन जी, मैं ये कह आपके रहा हूं, मन मुताबिक फैसला होगा, ये तो गलत। नवीन जी, मैं बस एक बात कह रहा कभी हूं, नहीं कहा कि हमारे मन मुताबिक फैसला हो।
जब जो ये मुद्दे आप हमने सुप्रीम ऐसा कोर्ट तो में मत भी करिए। उठाए वो संविधान को नवीन जी, बचाने के लिए उठाए, खान देश साहब, को बताने मैं के बस लिए इतना कह रहा हूं। सर, नहीं जानता है। कर्नाटक आपने झूठ बोलना शुरू किया अरे और सर, आप मैं expose हो एक गए। मिनट सुन लीजिए। कर्नाटक की बात कर रहे हैं। एक मिनट, यही मैं कह रहा हूं। मैं बस बोलने इतना के कह जा रहा हूं ना कि देखिए, अभी आप कह रहे हैं एक भी विधायक नहीं बिका, इन लोगों ने पूरी कोशिश की। जी, जी। फिर जैसे ही अगर समर्थन मिल जाएगा आप कहेंगे इन्होंने खरीद लिया। ये दोनों मत कहिए। ये वैसे ही है जैसे आप लोग कहते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी है। अरे जो ईवीएम में गड़बड़ी करेगा वो 104 पे रुकेगा, 104 पे क्यों रुकेगा, वो 115 पे रुकेगा। सुशांत, हाँ। ये सवाल आपको दोनों से करना चाहिए। हाँ। नवीन जी से भी करना चाहिए हाँ। कि अगर मान लीजिए बहुमत नहीं हुआ हाँ। तो फिर आपका अंतरात्मा विधायकों कहां से ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಎಲ್ಲ ಸದನದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರೇ, हाँ, क्योंकि 4 बजे तक हमें ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಜಿಯವರು ನನ್ನನ್ನ 14 ಏಪ್ರಿಲ್ 2016 ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಜಯಂತಿ ದಿವಸ ಅಧ್ಯಕ್ಷನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನೀವು ಅಂತ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಈ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸದಸ್ಯ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಈ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಈ ದೇಶದ ಯಾವುದೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮುನ್ನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದಂತ ಉದಾಹರಣೆ ಇಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನನಗೆ. ಪ್ರಸ್ತಾವ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ಮೋಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮೋಷನ್ ಮಾಡಿದ ಓಕೆ, ಮೋಷನ್ ಮಾಡಿ, ಮೋಷನ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ದಿನಾಂಕ 19/5/2018 ವಿಧಾನಸಭೆ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಪ್ರಸ್ತಾವವನ್ನು ಮಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಸದನ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ನಾನೀಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 14, 2016 ಈ ರಾಜ್ಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಜಿಯವರು ಘೋಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಮೊನ್ನೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯುವವರೆಗೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ 2 ವರ್ಷ ಕಾಲ ರಾಜ್ಯದ ಉದ್ದಗಲಿಗೆ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿ ಜನರ ಜ್ವಲಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಜ್ವಲಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆ ಪರಿವರ್ತನಾ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಂತ ಜನಬೆಂಬಲ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ದಿನ 6-7 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬಂದಾಗ ಜನರ ಆ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ನನಗೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ, ರಾಜ್ಯದ 6.5 ಕೋಟಿ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ವಿನಯಪೂರ್ವಕ ನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ರಾಜ್ಯದ ಜನರು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ 4 ವರ್ಷದ ಜಗತ್ತು ಅಚ್ಚರಿ ಪಡುವಂತಹ ಒಂದು ಆಡಳಿತ, ನಮ್ಮ 5 ವರ್ಷ ಹಿಂದಿನ ಆಡಳಿತ, ಈ ಸರ್ಕಾರದ ವೈಫಲ್ಯತೆ ವಿರುದ್ಧ, ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರದ ವೈಫಲ್ಯತೆ ವಿರುದ್ಧ ನಮಗೆ 104 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಾವು ಕೇವಲ 40 ಜನ ಶಾಸಕರಿದ್ದ, 104 ಶಾಸಕರಾದ. ಆದರೆ ರಾಜ್ಯದ ಜನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ, ಜೆಡಿಎಸ್ ಅನ್ನ, ಅವರೆಷ್ಟು ಶಾಸಕರು ಗೆದ್ದಿದ್ರು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಶಾಸಕರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ येदियुरप्पा ने अभी तक जो कहा है उसको मैं कन्नड़ से हिंदी में ट्रांसलेशन करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि मेरे पास इंग्लिश वर्जन आया. उनका ये कहना है कि फ्रॉम द डे टिल
फ्रॉम दैट डे टिल डे, मतलब जब से उन्होंने फिर से काम करना शुरू किया, वो अक्रॉस द स्टेट ट्रैवल किए हैं और उन्होंने लोगों की प्रॉब्लम समझा है। और इन लोगों की प्रॉब्लम समझने के बाद इन लोगों से बहुत ही ज्यादा सपोर्ट और लव उनको मिला है। वर्कर्स हैव सपोर्टेड मी एंड नीड टू थैंक देम, यानी वर्कर्स से मुझे सपोर्ट किया है और मैं उनका धन्यवाद अदा करना चाहता हूं। पीपल ऑफ आवर स्टेट एक्सेप्टेड आवर फाइट एंड मोदीज गवर्नमेंट एंड ब्लेस्ड टू विन द 104 सीट्स। तो वो अभी यही कह रहे हैं कि लोगों ने हमें सपोर्ट किया और हमारी फाइट को देखा, और फाइट को देखने के बाद 104 सीटें जो है वो हमको दी हैं। वी वर ओनली 40 MLAs एंड नाउ वी हैव 104 पीपल ऑफ कर्नाटका हैव रिजेक्टेड कांग्रेस एंड डिडंट गिव अ मैंडेट टू देम। हमारे पास 40 MLA थे, अब हमारे पास 104 MLA हो गए हैं। कर्नाटक के लोग जो हैं उन्होंने कांग्रेस को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया है और उनको किसी भी तरह का कोई मैंडेट नहीं दिया है। बिल्कुल ठीक लिखा है, मैं लोगों का प्यार जीतने में सफल रहा हूं। मेरे पास 40 MLA थे, लेकिन अब मेरे पास 104 MLA हैं। कर्नाटक के लोगों ने कांग्रेस को रिजेक्ट कर दिया है और उनको मैंडेट नहीं दिया है, ये कहा है येदियुरप्पा ने अभी तक। आगे वो जैसे ही उनका ट्रांसलेशन आएगा मैं आपको बताऊंगा। उनका कहना है कि राज्य के लोगों ने बीजेपी को वोट किया है, 40 सीटों से 104 सीटें जितवाई है। द काइंड ऑफ स्टेटमेंट मेड बाय कांग्रेस एंड बीजेपी क्लियरली शोज द काइंड ऑफ पॉलिटिक्स। जो हमने स्टेटमेंट दिए हैं और जो कांग्रेस ने स्टेटमेंट दिए हैं, उससे समझ आता है कि किसकी राजनीतिक मनोदशा क्या है। ये भी कहने की कोशिश उन्होंने की है। सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही है वो ये कही है कि कांग्रेस को मैंडेट नहीं मिला है, कांग्रेस को मैंडेट नहीं मिला है और कर्नाटक के लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है कांग्रेस को पूरी तरह से, क्योंकि हमारी 40 सीटें थी वो 104 हो गई हैं। मैं लोगों का प्यार जीतने में सफल रहा हूं। लोगों ने हमारी लड़ाई को समझा है और मोदी गवर्नमेंट को समझा है और ब्लेस किया है हमें 104 सीटों से। बट फॉरगॉट एवरीथिंग, एडेड द इलेक्शन एंड जॉइंड हैंड्स टू फॉर्म द गवर्नमेंट। आफ्टर द विन वी वर इनवाइटेड बाय द गवर्नर आफ्टर गेटिंग द मैंडेट। तो उनका ये कहना है कि गवर्नर ने उन्हें तभी इनवाइट किया है जब उनके पास मैंडेट है। 104 सीटों का मैंडेट है, लेकिन 104 सीटें नाकाफी हैं। 104 सीटें बहुमत के आंकड़े को नहीं छूती हैं और जो जेडीएस और कांग्रेस का आंकड़ा मिलाकर बनता है वो बीजेपी से कहीं ज्यादा बनता है। तो क्या येदियुरप्पा का इशारा रेजिग्नेशन की तरफ है या येदियुरप्पा कॉन्फिडेंस वोट को आगे बढ़ाएंगे, ये भी अपने आप में देखने की बात होगी। But forgot everything, aided the elections and joined hands to form the government। लेकिन ये लोग सब भूल गए और इन्होंने सिर्फ एक अनैतिक गठबंधन बनाने के लिए, एक इमोरल गठबंधन बनाने के लिए, सिर्फ सरकार चलाने के लिए बैकडोर से एंट्री ली और एक दूसरे को सपोर्ट करने लगे, जबकि इलेक्शन में ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ थे। आफ्टर द विन वी वर इनवाइटेड बाय द गवर्नर आफ्टर गेटिंग द मैंडेट। मैंडेट मिलने के बाद ही जो है गवर्नर ने इनवाइट किया है मुझे। उनका ये मानना है कि उनका मैंडेट मुझे मिला है। तो इसको कृपया ब्रेकिंग न्यूज में चलाएं कि येदियुरप्पा को लगता है कि उन्हें मैंडेट मिला है, इसीलिए गवर्नर ने हमारे को सरकार बनाने का न्योता दिया है। अभी तक इतना ही कहा है और इस कहने में दोनों अर्थ निकाले जा सकते हैं कि वो कॉन्फिडेंस मोशन मूव करें और बिना कॉन्फिडेंस मोशन के वो इस्तीफा दे दें। जनादेश के खिलाफ ये गठबंधन हुआ है, ये भी उन्होंने कहा है। जनादेश की भावना के खिलाफ है गठबंधन, ये भी उन्होंने कहा है। उन्होंने ये कहा है farmers are committing suicide because the lack and the need of proper water resources. I will be fighting till my last breath for the farmers. किसान मर रहे हैं क्योंकि उनके पास इरिगेशन के सोर्स नहीं है, उनके पास पानी नहीं है और मैं किसानों के लिए अंतिम दम तक लड़ता रहूंगा। उनका ये कहना है कि farmers are committing suicide because of the lack of water and the proper water need and water resources. I will be fighting till my last breath for the farmers। तो ये मुझे लगता है ये जो भाषण है येदियुरप्पा का, ये इस्तीफे तक जा रहा है, ऐसा लगता है, ऐसा संकेत लगता है। आपको लगता है विनोद जी? हाँ, कुछ मुझे लगता है कि जो अटल जी का भाषण याद कीजिए, हालांकि अटल जी का भाषण तो तब हुआ था जब पूरी बहस हो गई थी लोकसभा में, इसमें शायद बहस नहीं होगी।
इसलिए ये पहले ही भाषण दे रहे हैं। तो लगता तो कुछ ऐसे ही है कि वो कुछ एक इमोशनल भाषण दे करके कर्नाटक की जनता को संदेश दे रहे हैं। और जैसा अभी स्मिता कह रही थी कि अटल जी ने जब इस्तीफा दिया था और नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया था, उसका फायदा भाजपा को जनता के बीच में हुआ था। तो हो सकता है येदियुरप्पा जी मैसेज दे रहे हो, क्योंकि ये भी सही है कि कर्नाटक में अगर येदियुरप्पा की सरकार जाती है और उसके बाद कुमारस्वामी की सरकार कांग्रेस समर्थन से बनती है, तो सरकार का स्वरूप क्या होगा, उसका ढांचा क्या होगा, उसमें सत्ता का बंटवारा कैसे होगा। तो ये सारी चीजें, इन सवालों को लेकर के फिर भाजपा जो है तमाम सवाल भी खड़े कर सकती है। पिछली सरकारों ने लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं किया। व्हेन पीपल वर डिप्रेस्ड एंड लॉस्ट होप, जब लोग डिप्रेस हो गए और उन्होंने लॉस्ट होप खो दिया, उम्मीद खो दी, तब इलेक्शन हुए। और ऑल द टाइम एट द टाइम व्हेन पीपल सफर्ड, इलेक्शन तब हुए जब लोग सफर कर रहे थे, लोग जो है नुकसान उठा रहे थे, लोगों को उनके काम का फायदा नहीं मिल पा रहा था। ये उन्होंने कहा है, ये अपनी स्पीच का उनका अगला भाग है। इसमें तो आपको क्या लगता है क्विकली? नहीं, मैंने तो जैसा पहले कहा कि येदियुरप्पा जी ने अंतिम वक्त तक सदन में जाने से पहले तक भाजपा केंद्रीय नेतृत्व को यही कन्विंस करने की कोशिश की कि उनके पास संख्या बल है और जब वोटिंग का समय आएगा सदन के पटल पे तो वो अपना समर्थन साबित कर देंगे। लेकिन भाजपा शीर्ष नेतृत्व का ये स्पष्ट मानना है कि ये केंद्र सरकार के लिए, केंद्रीय भाजपा के लिए चुनाव का साल है। ये राजनीतिक रूप से बहुत ही क्रूशियल ईयर है उनके लिए और वो नहीं चाहेंगे कि विपक्ष को ये मौका मिले कि जनता के बीच ऐसा कोई कैंपेन देश भर में चलाया जाए कि डर्टी ट्रिक्स के सहारे से और उल्टे सीधे रास्तों से उन्होंने अपने बहुमत साबित, येन केन प्रकारेण बहुमत साबित करने का प्रयास किया है। इसलिए शीर्ष नेतृत्व का बहुत स्पष्ट निर्देश है कर्नाटक को कि अगर स्वेच्छा से, खुशी से विधायक समर्थन करते हैं तो अच्छी बात है, वरना उनकी मॉरल विक्ट्री हुई है कि कर्नाटक में उनको जनादेश के सबसे करीब वो रहे हैं और बाकी दोनों दल जो है वो दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़े। जेडीएस के जो आधे विधायक आए हैं वो कांग्रेस के कैंडिडेट्स को हराकर विधायक बने। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पर रोकूंगा क्योंकि मेरे पास अगला ट्रांसलेशन आ रहा है। आई वॉज द ओनली पर्सन हु फॉट अगेंस्ट अनऑथोराइज्ड कल्टीवेशन इन द स्टेट। अनऑथोराइज्ड कल्टीवेशन के खिलाफ सिर्फ मैंने संघर्ष किया है। वांट टू वर्क फॉर पीपल, लोगों के लिए काम करना चाहता हूं। नीड टू सर्व द पीपल, लोगों को जो सर्व करने की या लोगों के लिए काम करने की मेरी अंदर से दिली इच्छा है। विधानसभा में बोल रहे हैं येदियुरप्पा और अभी तक उन्होंने जो जो कहा है, हमें जनादेश मिला है तभी राज्यपाल ने उनको हमें बुलाया है। कांग्रेस और जेडीएस दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़े लेकिन सत्ता पाने के लिए उन्होंने ये गठबंधन कर लिया और राज्य के लोगों ने बीजेपी को वोट दिया है। और बीजेपी को वोट ऐसे टाइम दिया है जब जनता डिप्रेस थी, जनता ठगासा महसूस कर रही थी, फार्मर्स सुसाइड कर रहे थे और फार्मर्स के सुसाइड के साथ साथ उनके साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये थी, इरिगेशन की प्रॉब्लम थी, पूरा पानी नहीं मिल रहा था। और इन सब दिक्कतों के बीच मैंने अपना संघर्ष शुरू किया था। पहले दिन से जब से मैं संघर्ष कर रहा हूं तब से लगातार मैं जनता के बीच जा रहा हूं और जनता से बात कर रहा हूं और उनके मतलब की बात समझने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने जनता की प्रॉब्लम्स को समझा है। तो बेसिकली उनका तर्क यह है और उन्होंने अभी तक जो कहा है अपने स्टेटमेंट में कि हमारी 40 सीटें थी, हमको 104 सीटें मिली है। उन्होंने अभी बहुमत का दावा नहीं किया है और न ही उन्होंने ये कहा है कि फ्लोर टेस्ट के लिए चले जाए। विनोद अग्निहोत्री जी क्विकली पॉइंट बोलिएगा। जो जोड़ना चाहता हूं कि येदियुरप्पा जी बार बार कह रहे हैं कि हमारी 40 सीटें थी, तो भूल जाते हैं कि वो 40 सीटें बीजेपी की उन्हीं की वजह से आई थी। वो उस समय अलग लड़े थे बीजेपी से, हाँ, वो 40 सीटें इनकी नहीं थी, वो बीजेपी की सीटें थी और इनकी वजह से बीजेपी 40 सीटों से बढ़ गई थी। तो थोड़ा सा येदियुरप्पा जी जो है 2013 को भूल रहे हैं। 2013 को भले भूले लेकिन स्थिति ये है कि जो स्टेटमेंट उनका है वो फैक्चुअली करेक्ट है, अंक गणित के हिसाब से करेक्ट है, लेकिन पॉलिटिकली गलत है। लेकिन एक्चुअली सही है। बीजेपी की 40 सीटें थी, बीजेपी की 40 सीटें थी, अब 104 हो गई। ये सही है, लेकिन उसका विश्लेषण दूसरे ढंग से भी किया जा सकता है। जैसा विनोद जी ने उसका इंटरप्रिटेशन किया वो बिल्कुल ठीक है, उसका राजनीतिक टर्म्स में इंटरप्रिटेशन। आगे उन्होंने क्या बोला है मैं आपको बताऊंगा।
आगे उन्होंने, अभी उनके स्पीच चल रहा है, अभी तक उन्होंने सिर्फ इतनी ही बातें बोली है। उन्होंने सिद्धारमैया ने जेडीएस के साथ नहीं जाने की कसम खाई थी, ये भी बात उन्होंने कही है। सिद्धारमैया ने जेडीएस के साथ नहीं जाने की कसम खाई थी और अब सिद्धारमैया जेडीएस के साथ जाकर मिल गए हैं, जेडीएस के साथ मिलकर उन्होंने सरकार बना ली है। ಅದೇ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ರೂ ಸಹ कसमें तो बहुत खाते हैं, ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಂತ ಯೋಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ನೇಮಕ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ नेताओं की कसमों, जैसा अरुण जी ने कहा कि नेताओं की कसमों का और वादों का, कस्में वादे प्यार वफा वादे हैं वादों का क्या, वो हर नेता पर हर किसी का नहीं है जग में, बातें हैं बातों। अब वो जमाने चले गए। क्या होगा, क्या होगा बातों का? अरुण आज बताइए, फाइनल क्लाइमेक्स क्या होगा, एक इंटरप्रिटेशन करिए। देखिए, मुझे तो ये लग रहा है, अगर आप रीडिंग बिटवीन द लाइंस करेंगे, जो एक लाइन उन्होंने बोली कि किसानों के लिए मैं मरते दम तक संघर्ष करूंगा, अगर वो शायद, मुझे जो लगता है कि वो अगर सरकार, उनको कॉन्फिडेंस होता है कि बनाने जा रहे हैं, तो वो ये संघर्ष की बात नहीं करते, वो ये बताते कि मेरी सरकार, वो ये इंडिकेशन देते कि मेरी सरकार आने के बाद किसानों के लिए ये करेगी। हाँ, ये मरते दम तक संघर्ष वाली जो बात है वो तब होती है जब आप सत्ता से बाहर होते हैं। सत्ता में रहते हुए तो आपको संघर्ष नहीं करना होता, सत्ता में रहते हुए तो आपको जो है चीजों को इम्प्लीमेंट करना होता है। मैं यही कह रहा हूं कि अभी तक उनका जो इस्तीफा है वो लेकिन वो अनप्रेडिक्टेबल है। आप येदियुरप्पा, एक और भी चीज है, येदियुरप्पा और अभी ये जो करंट बीजेपी की लीडरशिप भी है, ये बड़े ही अनप्रेडिक्टेबल भी हैं कि अमूमन कई बार ऐसा, अभी ये जो करंट बीजेपी की लीडरशिप भी है, ये बड़े ही अनप्रेडिक्टेबल भी हैं कि अमूमन कई बार ऐसा होता है कि आप अंदाजा कुछ और लगा रहे होते हैं, एक्शन कुछ और होते हैं। जी बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि ये क्लाइमेक्स भी हो सकता है और एंटी क्लाइमेक्स भी जो है। चलिए आगे आगे सुनते हैं। मैं बोले स्लम में भी रहा हूं ये देखने के लिए कि 5 लोग एक घर में कैसे रहते हैं। शायद येदियुरप्पा को ये नहीं पता है कि 12, 13, 14, 15, 20, 22 लोग चांदनी चौक और इन इलाकों में रहते हैं और उन्होंने स्लम में समझने की कोशिश की। बोले मुझे क्रिटिसाइज भी किया गया, मुझे क्रिटिसाइज भी किया गया कि मैं स्लम्स में क्यों जा रहा हूं, मैं यहां क्यों सो रहा हूं, लेकिन मैंने लोगों की प्रॉब्लम को समझा। इवन पीएम मोदी सजेस्टेड टू जॉइन ऑल 6 रिवर्स इन द स्टेट। ये पानी की प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं कि पीएम ने ऐसा सजेस्ट किया कि 6 नदियों को वहां पर जोड़ दिया जाए। आई वॉन्टेड टू वर्क ऑन दैट। मैं उस पर काम करना चाहता था, ये शब्द है, करना चाहता था, यानी पास्ट टेंस में चला गया हूं, नहीं करना चाहता था। I wanted to work on that even if there was Congress government. Modi didn't do any disparity. He have enough funds to the state for the development. There are enough of natural resources but the power is not in the right hand to utilize that. उनका ये कहना है कि हमारे पास रिसोर्सेस हैं, हमारे पास पानी है। मोदी जी ने बिल्कुल भेदभाव नहीं किया है, भले से यहां पर कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने रिसोर्सेस का मोबिलाइजेशन किया है, लेकिन सरकार सही हाथों में नहीं थी। यहां पे वो थोड़ा अपने टोन और टेनर को बदलने की कोशिश करेंगे क्या, ये देखना पड़ेगा। क्या ये विदाई भाषण है, इस पर हमारी बहस लगातार जारी है। अभी तक उन्होंने जो कहा है, अभी तक पास्ट टेंस के अंदर ही उन्होंने बात की है। चूंकि मैं इसमें थोड़ा सा गलत इसलिए हो सकता हूं, 10 से 20% एरर की बात मैं इसलिए बोल सकता हूं क्योंकि उनको कन्नड़ा से ट्रांसलेट किया जा रहा है, कन्नड़ा से इंग्लिश में ट्रांसलेट हो रहा है और इंग्लिश से मैं उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूं। तो उसको मैं 10 से 20% की मार्जिन मानता हूं कि था या है, हो या होना हो चाहिए, ये हो सकता है। लेकिन अभी तक ऐसा ही लग रहा है कि येदियुरप्पा आखिरी भाषण को संबोधित कर रहे हैं इस विधानसभा में एज द चीफ मिनिस्टर। एट द टाइम व्हेन पीपल आर लुकिंग द कंट्री वी फेस द इलेक्शंस, इफ पीपल वुड हैव गिवन 113 सीट्स, स्टेट वुड हैव डेवलप्ड मोर, देयर वुड हैव बीन डिफरेंट पिक्चर्स। बीजेपी बिलीव्स इन द डेमोक्रेसी। अगर 113 सीटें होती हमारे पास तो पिक्चर दूसरी होती, और पिक्चर दूसरी होती। हम लोग बीजेपी को बहुत अच्छी समझते हैं, बीजेपी डेमोक्रेसी के अंदर बिलीव करती है और बीजेपी जो है 113 सीटों के साथ डिफरेंट सिचुएशन के अंदर होती। अभी तक येदियुरप्पा ने यह क्लेम नहीं किया है कि उनके पास 113 सीटें हैं। उन्होंने विश्वास मत मूव करने की कोई बात नहीं की है। उनका भाषण ही पूरा
उल्टे ढंग से शुरू हुआ। क्या वो आखिरी में विश्वास मत मूव करेंगे या फिर राज्यपाल के पास इस्तीफा देने के लिए चले जाएंगे? खबर सोर्सेस से ये भी आई थी कि अगर येदियुरप्पा इस्तीफा देते हैं तो एचडी कुमारस्वामी शाम को ही राजभवन जाएंगे, अपना क्लेम स्टेक करेंगे और स्टेक क्लेम करेंगे और उसके बाद कल सुबह शपथ ले लेंगे। इस बात की भी प्लानिंग हो चुकी है।